नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम 3 खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहली खबर यही है जो आपने थंबनेल से देख ली होगी कि क्या अहमदाबाद प्लेन क्रैश जो हुआ है क्या वो एक टेररिस्ट अटैक है। उस चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, फैक्चुअली सारी चीज़ों को प्लेस आउट करेंगे, सारे जितने भी आर्टिकल्स को हम यूटिलाइज करेंगे उन सबका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएगा। उसके साथ साथ उनकी लिंक अगर आपको डिटेल में पढ़ना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जाके वो आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच में जो ये 5 दिन हो चुके हैं जंग को, कि कितनी चलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप एकदम से G7 की समिट की मीटिंग को छोड़ के क्यों वॉशिंगटन आ जाते हैं, इमानुएल मैक्रोन की कैसे बेइज्जती वो कर देते हैं ट्रुथ सोशल के ऊपर, खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ आखिरी खबर यही है कि खालिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उनको सही में कुछ एक प्रॉपरली ऑपरेशन सिंदूर टाइप कोई चीज़ करनी पड़ेगी खालिस्तानियों के साथ, तब उनको समझ आएगा कि किस तरीके से क्या काम करते हैं। ट्रक चला चला के शायद इनके बैठने का तरीका इतना ज़्यादा खराब हो चुका है कि अब इनको खड़े रह के प्रोटेस्ट करने की आदत हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी कनाडा पहुंचे और कनाडा के पीएम तो ऑर्गेज़म लेते ही हैं खालिस्तानियों से, इसलिए उन्होंने वो खालिस्तानियों को प्रोटेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। और जहाँ से मोदी जी का काफिला निकल रहा था वहाँ पे खड़े होकर खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे, मोदी को मारने के नारे लगा रहे थे, पुतले जला रहे थे और वांटेड न जाने कैसी कैसी हरकतें कर रहे थे। जो चीज़ें वो इंडिया के हाई कमिश्नर के साथ कनाडा में करते हैं वैसी चीज़ें वो लोग कर रहे थे। लेकिन जो इजराइल और ईरान के बीच में जंग चल रही है कार्तिक, वो जो एक जंग है जो अब किस मुकाम पर आ चुकी है कि अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बोल रही है कि आज की रात इजराइल सबसे ज़्यादा चौकन्ना रहेगा कि ईरान बहुत बड़ा अटैक जो है कर सकता है। जिस तरीके से ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल की तरफ छोड़े हैं, जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का पहले हमला हो चुका है, ड्रोन्स का हमला पहले हो चुका है, जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम को हल्का फुल्का इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चोट पहुंचा दी थी ईरान ने। ईरान को तो पड़ ही रही है मार धड़ाधड़ कि वो जो अभी एक वीडियो मैं बोलूंगा कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। صدایی که شنیدید فضای غبارآلوده استادیوم तो आपने ये वीडियो देखा, ये एक महिला का वीडियो है जो न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रही थी ईरान के अंदर। ये जो स्टेट ब्रॉडकास्ट कंपनी है ईरान की, जो मेन कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जहाँ से ईरान अपना नैरेटिव प्रोपेगेंडा वॉरफेयर फैलाता है, वो ये कंपनी है। और यहाँ से वो महिला जो है न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट कर रही थी और एकदम से सडनली ये बॉम्ब गिरता है। महिला जी बेचारी घबरा जाती है, ये बोल रही थी कि इजराइल पे बॉम्ब गिराओ, उसी दौरान इनके ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। तो इजराइल ने तो हर तरफ अटैक करना शुरू कर दिया, न्यूज़ कंपनीज, रेजिडेंशियल एरियाज, मिलिट्री बेसिस, न्यूक्लियर बेसिस, और खमीनी को भी बचे हैं तो खमीनी भी अटैक करके इजराइल मार ही देगा। लेकिन ईरान भी चूक नहीं रहा है। ट्रंप जो है G7 की समिट की मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं कार्तिक। बिल्कुल, ट्रंप G7 की मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। मैं ये देख रहा था कि मेरा का मौका आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने G7 मीटिंग हो रही थी और ट्रंप G7 मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं। अब ट्रंप जैसे ही मीटिंग छोड़ कर जाते हैं वैसे ही इमानुएल मैक्रोन कहते थे कि हमने सीज़फायर के बारे में प्रपोज किया था, और ट्रंप फटाफट उसी के बारे में निकले भागे। और ट्रंप जाहिर सी बात है वाशिंगटन DC के लिए प्लेन जा रहा होगा, तो रास्ते में उन्होंने ये खबर सुनी होगी, उन्होंने प्रॉपर तरीके से फटाफट से ट्रुथ सोशल पे इसको पोस्ट करा और लिखा कि भाई इमानुएल मैक्रोन हमेशा कुछ गलत प्रेडिक्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लाइमलाइट में ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ कोई और काम से जा रहा हूँ। किस काम के लिए जा रहा हूँ वो जल्दी आप सबको पता चल जाएगा। अब उन्होंने ये भी साथ साथ अपने पोस्ट के अंदर क्लियर करा और बताया कि मैं जो जा रहा हूँ वो इसके अंदर कोई भी पीस की बात करने नहीं जा रहा, खासकर ईरान और इजराइल के बारे में तो कोई भी पीस के मामले में बात है ही नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि कोई भी पीस के बारे में बात नहीं है। अगर ईरान को पीस चाहिए होगा तो उनको पता है कि उनको अमेरिका को यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से अप्रोच करना, वो मेरे को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसमें इमानुएल मैक्रोन का कोई रोल नहीं हो सकता। लेकिन आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि ईरान और इजराइल की जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वो इसको पीस के अंदर नहीं लेना चाहते हैं और साफ साफ वो बिगर थिंग के लिए यूएस, वो बिगर थिंग के अंदर कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होने वाले हैं। और यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने यानी कि ईरान के कुछ न्यूक्लियर साइट से उनको अटैक करा, जहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉर्दो न्यूक्लियर साइट थी, उसको बड़ा अटैक करा है, वहाँ पर बड़ा अटैक हुआ है। और वहाँ पर अटैक होने के तुरंत बाद में ईरान के अंदर अलग अलग जगह और उस एरिया के आसपास अर्थक्वेक ट्रिगर हो चुका है। और इसके बाद यानी कि देखने को मिल रहा है कि ईरान का इजराइल का हमला कितना खतरनाक है, प्रिसाइज्ड है। और अब जैसे ही जो अभी आपको हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि ईरान के जितने भी आर्मी के जो टॉप कमांडर्स हैं, टॉप कमांडर इन चीफ्स, आर्मी चीफ है, जैसे उन सबको ईरान ने खत्म करा, उसी के बाद में जैसे उन सबको ईरान ने खत्म करा, उन्हीं के बाद में ईरान ने एक नया आर्मी चीफ बैठा दिया। अब इजराइल ने उसको भी खत्म कर दिया एक एयर स्ट्राइक के अंदर करके। तो आप देख सकते हैं इजराइल का हमला कितना प्रिसाइज्ड है। और अब ईरान कह रहा है कि हम इस रात को इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला
हमला कर देंगे। तो देखने वाली बात यह है कि सिचुएशन कहाँ तक जाती है, और साथ साथ देखने को मिल रहा है कि यही सिचुएशन है। और इजराइल नहीं, इसके अंदर एक और चीज़ एडिशनल ये है कि ईरान के जिस तरीके से आर्मी चीफ मरते जा रहे हैं, ईरान की आर्मी में एक चीज़ ये लागू हो चुकी है, अब किसी को प्रमोशन नहीं चाहिए, बिल्कुल सब सिपाही बन के रहना चाहते हैं, कांस्टेबल बन गए, सबको नीचे वाली पोस्ट चाहिए, जैसे ऊपर जाओगे वैसे ही इजराइल मार रहा है, वैसे एक मिसाइल आ रही है और वो मार रही है। तो ईरान वाले क्या है, आर्मी वाले वो नीचे ही रहना चाहते हैं, उनको प्रमोशन नहीं चाहिए। लेकिन हम दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और वो यही है कि क्या अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है, क्या वो जो प्लेन क्रैश है वो एक टेररिस्ट अटैक है? कार्तिक ने इसके ऊपर थोड़े बहुत आर्टिकल्स हमने गैदर आउट करे, तर्कवाद की टीम ने प्रॉपर्ली इसको गैदर आउट करा। हम कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रमोट नहीं करते, हम किसी भी चीज़ को प्रमोट आउट नहीं कर रहे हैं कि ये कोई पर्टिकुलरली कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर हम व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स इन सब के लिए ये सब चीज़ें गेन आउट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इस चीज़ को आपके सामने प्रेजेंट आउट डिस्प्ले कर रहे हैं कि कुछ हमने फैक्ट्स और ये सब चीज़ें फिगर आउट निकाली थी, और उसके तहत हम आपको इस चीज़ को बताना चाहते हैं। तो क्या पूरी चीज़ है कार्तिक? देखिए, अगर जैसे अपन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की बात करते हैं, तो इसके क्रैश होने, अभी जो एक क्रैश हुआ है इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि दोनों इंजन ऑफ हो गए थे। तो दोनों इंजन ऑफ हुए, यहीं से बात की शुरुआत करते हैं। दोनों इंजन ऑफ होने का कारण ये होता है कि अगर फ्यूल टैंक से फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंचता है तो इंजन काम करना बंद कर जाता है, इंजन काम नहीं करता और प्लेन क्रैश होता है। तो अब आ जाते हैं फ्यूल टैंक के ऊपर। देखिए, ड्रीम लाइनर जो प्लेन है ना बोइंग 787 के, इसके अंदर एक तो होता है फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक के अंदर होता है फ्यूल पंप, जो फ्यूल को पंप करता है आगे की तरफ। लेकिन फ्यूल पंप आगे होता है, उससे पहले वहाँ पर होता है फ्यूल वाल्व जो कि खुलते हैं, उससे फ्यूल आगे बढ़ता है और फ्यूल लाइन तक जाता है, और फ्यूल लाइन फ्यूल को लेके जाती है इंजन तक। आगे बात समझे। अब कह रहे हैं कि फ्यूल इंजन तक पहुँचा ही नहीं है, इंजन बंद हो गया है। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि फ्यूल पंप ने फ्यूल को पंप ही नहीं करा। दूसरा कारण ये है कि अगर फ्यूल पंप ने उसको पंप किया है तो फ्यूल वाल्व खुले ही नहीं है। आगे बात सुनिए। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन चीज़ों को जो मेंटेन करती है, वो जो ग्राउंड टेक्नीशियन टीम मेंटेन करती है, इसका मेंटेनेंस वो करती है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले उसका जो मेंटेनेंस होता है, उसको जो चेक किया जाता है, वो ग्राउंड टीम चेक करती है, और इन सब चीज़ों को ग्राउंड टीम चेक करती है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर यहाँ पर कौन सी ग्राउंड टीम थी, कौन से ग्राउंड टेक्नीशियंस थे, यहाँ पर कौन सी कंपनी इन चीज़ों को मेंटेन कर रही थी, मैनेज कर रही थी। तो इस बीच टर्की का नाम बीच में आ रहा था। लेकिन कहानी ये बनती है कि यहाँ पर अगर ऑपरेशन सिंदूर जब किया था भारत ने 7 मई को, तब उसके बाद में पाकिस्तान से अटैक होने शुरू हो गए थे, पाकिस्तान को इंडिया मार रहा था। लेकिन बीच में एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान जो ड्रोन्स भेज रहा है वो टर्किश मेड ड्रोन्स है, यानी कि टर्की से आए हैं और टर्की द्वारा सप्लाई किए गए पाकिस्तान को। अब उसके तुरंत बाद है भारत के खूब सारे एयरपोर्ट्स को टर्किश एक कंपनी है, टर्किश फर्म है जिसका नाम है सेल्बी, वो मेंटेन कर रही थी। इस ग्राउंड मेंटेनेंस काम को वो टर्किश फर्म सेल्बी मेंटेन कर रही थी, और उसका एक काम था 15 मई को भारत सरकार उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस को रिवोक कर देती है और कह देती है कि आप अब भारत के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर ऑपरेट नहीं करेंगे। इसको लेकर 16 मई को सेल्बी कंपनी गुजरात के हाईकोर्ट जाती है, जो कि अहमदाबाद पर ऑपरेट कर रही थी। गुजरात के हाईकोर्ट में जाती है और गुजरात के हाईकोर्ट में जाकर कहती है कि हम तो इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, सरकार के जो निर्णय है उसको चैलेंज करते हैं। गुजरात हाईकोर्ट कह देता है कि 5 जून को आपको बताया जाएगा। 5 जून से पहले क्या होता है, 29 मई और 2 जून, यानी कि 29 मई और 2 जून के बीच में क्या होता है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की जो टीम है वो एक सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है टर्किश एयरलाइंस के अंदर, जो भारत के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे इनके प्लेन्स खड़े थे, यहाँ पर इनकी एक इंस्पेक्शन करती है। और इंस्पेक्शन के अंदर ये मिलता है कि जो इनके प्लेन्स थे, इनके कार्गो सेक्शन के अंदर विनम्र वहाँ पर एक्सप्लोजिव्स थे, और ये एक्सप्लोजिव्स कई बार एयरपोर्ट के अंदर लाए जाते हैं, लेकिन इनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर परमिट होता है। इनके पास ना तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था, ना ही प्रॉपर परमिट था, कुछ नहीं था, लेकिन एक्सप्लोजिव्स अंदर आ गए थे एयरपोर्ट के अंदर। टर्किश एयरलाइंस और टर्किश प्लेन्स के अंदर ये मौजूद थे। उसके बाद 5 जून को गुजरात हाईकोर्ट जो प्ली लगाता है और उस पर कह देता है कि भाई जो फैसला सुना था वो सरकार के पक्ष में फैसला सुना देता है, और कह देता है कि सेल्बी यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकती भारत के किसी भी एयरपोर्ट के अंदर। इसके बाद 7 और 8 जून को कहानी नई शुरू हो जाती है। 7 और 8 जून को भारत के अंदर इस्लामिक यानी कि जमात इस्लामी और इंडियन पीपल्स सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन करके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर, खासकर साउथ के कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोटेस्ट अनाउंस करती है, बॉयकॉट प्रोटेस्ट अनाउंस करती है, और ये बॉयकॉट प्रोटेस्ट होता है टाटा ग्रुप के खिलाफ। और कहा जाता है कि टाटा ग्रुप के खिलाफ हम बॉयकॉट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण ये बताते हैं कि टाटा ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी अच्छी मात्रा में इजराइल की सरकार के साथ काम कर रहा है, इजराइल की सरकार को काफ़ी चीज़ें मुहैया करा रहा है, काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, और इजराइल की सरकार उन तमाम चीज़ों को अपनी डिफेंस इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल कर रही है, और फिर
माफ़ कीजिएगा, फ़िलिस्तीन के अंदर और गाज़ा के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी चीज़ें इसराइल के अंदर और टाटा ग्रुप मिलकर कर रहा है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि इन सब चीज़ों के खिलाफ जाके टाटा ग्रुप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जाता है और 12 जून को टाटा ग्रुप का एयर इंडिया क्रैश हो जाता है। सवाल यहाँ पर यह है कि अगर ये क्रैश होता है, इसके इंजन फेलियर बताया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इंजन तक फ्यूल नहीं पहुँचा है। इंजन तक फ्यूल न पहुँचने का कारण है फ्यूल पंप में खराबी और फ्यूल वॉल्व्स का जाम होना। ये आखिर किसने करा है? अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि ये घटना हुई है 12 जून को, यानी कि ऑफ कोर्स इससे पहले तो ये प्लेन उड़ ही रहा था, दिल्ली से अहमदाबाद आया ही था और उसके अंदर थोड़ी बहुत खराबी थी, पहले भी वो वीडियोस के अंदर दिख रहा है। फिर ये अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था, तो इसकी जो मेंटेनेंस वर्क है वो 12 जून को ही हुई है। लेकिन सेल्बी कंपनी है वो तो 15 मई से ऑपरेट ही नहीं कर रही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। तो आखिर यहाँ पर ऑपरेट कौन सी कंपनी कर रही थी और यहाँ पर कौन से टेक्नीशियंस काम कर रहे थे, किन्होंने किसने इसको वेरीफाई करा है, यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली है। नहीं, बिल्कुल कार्तिक, आपने सही चीज़ बताई, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट प्लेस आउट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ को पोर्ट्रे आउट करता है। जो चीज़ हम आपको स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि क्या ये टेररिस्ट अटैक हो सकता है, टर्की से इंडिया की क्या रिलेशंस है बताने की ज़रूरत नहीं है, जमात हिंदुस्तान के लोगों के साथ क्या क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है, पैलेस्टाइन के लोग हिंदुस्तान के लिए क्या सोचते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, और जो ग्रुप उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी क्या ही सोचते हैं वो भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हम वीडियो के माध्यम से कोई भी ऐसा कुछ कियोस टाइप सिचुएशन क्रिएट आउट नहीं कर रहे हैं कि देखिए टेररिस्ट अटैक है, टेररिस्ट अटैक है। जो आर्टिकल से जो चीज़ें थी वो हमने आपके सामने प्लेस आउट कर दी, हमने न्यूज़ रीड करके आपको सुनाएंगे, एनालाइज आप करना, अब आपका काम है इस चीज़ के ऊपर। लेकिन तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं तो वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर जाते हैं। कनाडा के अंदर G7 समिट होता है, वहाँ पर वो पहुँचते हैं, वहाँ पर खालिस्तानी जो है वो प्रोटेस्ट करते दिखते हैं। ये वही खालिस्तानी है जो ट्रक चला रहे थे, अब तक सिर्फ ट्रक चला रहे थे, ट्रक चलाते इनका मन करता है कि भाई अब हमें ट्रक वालों की भी क्यों बेइज्जती कर रहा हूँ खालिस्तानियों के साथ इनको जोड़ के, नहीं, ये वही खालिस्तानी है जो आतंकवादी हैं और इनका इलाज बहुत अच्छे से करना चाहिए। खालिस्तानी की अगर गोदी के अंदर कोई सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है तो वो कनाडा के पॉलिटिशियंस हैं जो वहाँ पर बैठ के ऑर्गेज़म फील कर रहे हैं, इसलिए वो शायद उस चीज़ को मना नहीं करते। आप सोचिए कि किस तरीके से एक देश का प्रधानमंत्री, और वो देश जो दुनिया के अंदर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो देश जो किसी ग्रुप के अंदर कंप्लीटली जुड़ जाए तो उस ग्रुप का पकड़ा भारी हो जाए। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जो ब्रिक्स के अंदर भी है, G20 G7 के अंदर भी जाता है। अब ये मत बोलते ना चाइना भी है, देखिए चाइना भी तो जाता है, ओहो देखिए चाइना का भी तो, ये सब फालतू बातें मत करिएगा प्लीज़, कृपया करके प्लीज़ मत करिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया SCO के अंदर भी है, तो इंडिया नेटो के अंदर भी इंडिया को लेने की बहुत वो चलती रहती है। इंडिया I2U2 का भी पार्ट है, इंडिया नेटो का भी पार्ट है, तो इंडिया रशिया और चाइना, रशिया के साथ भी बहुत प्रॉपर ढंग से एक अच्छा अलाइंस, पार्टनरशिप अलाइंस शेयर करता है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसकी सबसे बनती है सिवाय 3 देशों को छोड़ के, चाइना, पाकिस्तान और टर्की, और 1-2 देश और ऊपर नीचे कुछ हल्के फुल्के जो बिका गए हों तो उनकी बात अलग होती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि मैं तो कार्तिक को उस चीज़ के लिए मना भी कर रहा था कि मोदी जी को जाना ही नहीं चाहिए। जो सबसे लीस्ट ऑफिसर होता ना यहाँ पर, जो उनका शेरपा बन के वहाँ जाता है, उसको वहाँ पर भेजना चाहिए। जयशंकर साहब को भी नहीं आना चाहिए था, उनके लीस्ट ऑफिसर को वहाँ पर भेजना चाहिए था, क्योंकि इस मीटिंग का कोई तात्पर्य नहीं है, ज़ीरो, कुछ नहीं होने वाला है मीटिंग का। जियो पॉलिटिकल वे से ये मीटिंग यूजलेस है। ये मीटिंग को हाईलाइट ही तब मिली है जब डोनाल्ड ट्रंप उस मीटिंग को छोड़ के चले गए और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में बैठ के यहाँ पे इमानुएल मैक्रोन को रोस्ट कर दिया, तो इस मीटिंग को हाईलाइट बनी है, वरना इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं निकल कर आता है। लेकिन ये जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे थे उस दौरान, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस देश के खिलाफ खालिस्तानी कभी रुकने नहीं वाले, और खालिस्तानियों के साथ ऑपरेशन सिंदूर जैसा कुछ बहुत बढ़िया करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स लिख के बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हमारी हो चाहे।